नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 सीक्रेट फाइल्स हुई सार्वजनिक। पीएम मोदी ने जारी किया डिजिटल वर्जन। अब हर महीने जारी होंगी 25-25 फाइल्स। पंडित नेहरू पर लिखी चिट्ठी को कांग्रेस ने बताया फर्जी। कहा पत्र जारी करना शरारतपूर्ण। ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने नेताजी को बताया था युद्ध अपराधी। नेताजी की फाइल्स जारी होने के बाद ममता बनर्जी का केंद्र पर वार। पूछा पीएम बताएं रूस में नेताजी के साथ क्या हुआ। 2 फरवरी से पहले मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट के सेंट्रल कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन। बढ़ाई गई सुरक्षा। अमित शाह का आज दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनना तय। दोपहर 1:30 बजे हो सकता है औपचारिक ऐलान। गणतंत्र दिवस से पहले देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। किले में तब्दील हुई दिल्ली। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान। आईएस का एक और संदिग्ध आतंकी चढ़ा बेंगलुरु पुलिस के हत्थे। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 5 आतंकी हुए गिरफ्तार। फिर सामने आया राहुल गांधी का घिसा पिटा राग। यूपी के महोबा में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा बदहाल किसानों के बारे में सोचे प्रधानमंत्री। महिला से बदसलूकी मामले में विधायक सरफराज आलम पर गिरी गाज। जेडीयू ने किया सस्पेंड। पटना के जीआरपी थाने में हुई पूछताछ। बॉलीवुड में नहीं है असहिष्णुता। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोली फिल्म अभिनेत्री काजोल। कहा जो मन में आए वही बोलती हूं। और आखिरकार टीम इंडिया ने लिया जीत का स्वाद। सीरीज के अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। मनीष पांडे को दिया गया मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं समर्थ वाजपेयी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइल्स अब पब्लिक के सामने हैं। कई राज सामने आए हैं और कई आने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेताजी की मौत पर बना सस्पेंस खत्म होगा। करीब 69 साल से जिस नेताजी से जुड़ी जिन फाइल्स को सार्वजनिक किए जाने की मांग की जाती रही है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने नेताजी की जयंती पर उनके जीवन से जुड़ी 100 सीक्रेट्स फाइल को सार्वजनिक किया। इनमें से 33 फाइल्स पीएमओ से जुड़ी हुई हैं। नेताजी papers.government.in पोर्टल पर इन फाइल्स को देखा जा सकता है। इसके बाद नेताजी से जुड़ी बाकी फाइल्स को हर महीने 25-25 करके सार्वजनिक की जाएगी। फाइल्स सार्वजनिक होने के साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर नेताजी को लीडर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र नेता की उपाधि दिए जाने की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, एक सभा में रूस में नेताजी के साथ क्या हुआ इस राज को भी सामने लाने की बात कही। रशिया के अंदर में जो अभी न्यूज आते थे, जो लोग रशिया में गए थे, जो लोग रशिया में देखे थे, जो लोग रशिया में रिसर्च के लिए काम करते थे, वो लोग तो खाली बोलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो प्लेन एक्सीडेंट में दिल्ली में वो जिंदा था, वो रशिया में था। हमें तो रशिया का फाइल चाहिए। लेकिन इस मौके पर मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इशारों इशारों में असहिष्णुता का भी राग आलापा। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा, नेताजी से जुड़ी फाइल्स को सार्वजनिक होना एक रचनात्मक राजनीति का एजेंडा है। ये सराहनीय है कि उनसे जुड़ी फाइलें सार्वजनिक हुई हैं, लेकिन हमें उनके विजन को भी मानना चाहिए। वो न केवल आजादी के पक्ष में थे, बल्कि वो न्याय और समानता के पक्षधर भी थे। नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर पीएम मोदी ने अपना चुनावी वादा निभाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आजादी के 60 साल के बाद भी जिस महानायक के आखिरी दिनों की दास्तां जानने के लिए लोग तरस रहे थे, वो आज भी अब पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नेताजी की फाइल्स पब्लिक होने से पहले ही एक लेटर ने सियासी गलियारे में बवाल मचा दिया है। एक खत से सियासी हलके में खलबली। तिलमिलाई कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। नेहरू को
बदनाम करने की साजिश। फाइलों के सार्वजनिक होने के चंद घंटे पहले ही एक खत से सियासी गलियारे में खलबली मच गई। दावा किया जा रहा है कि इस खत को जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को लिखा था। इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू का नाम भी है, लेकिन पंडित नेहरू के हस्ताक्षर नहीं हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस लेटर में क्या लिखा था। प्रिय श्रीमान एटली, मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस जो आपके वॉर क्रिमिनल हैं, उन्हें स्टालिन ने रूसी सीमा में दाखिल होने की इजाजत दे दी है। ये रूस का विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इसका संज्ञान लें और जो सही लगे वो करें। इस लेटर के सामने आते ही कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया, लेटर को फर्जी बताया और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। इस ओछी हरकत से ना तो सच्चाई को नकारा जा सकता है, हम इसके पीछे कौन लोग हैं, इस षड्यंत्र के पीछे, इस शरारत के पीछे, हम उनका पर्दाफाश करने के लिए कदम उठाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रयासरत रहेगी। पत्र किसी ने लिखा हो, लेकिन खत पर जो तारीख है उससे आशंका बढ़ रही है। साथ ही इस उम्मीद को और मजबूती मिलती दिख रही है कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत नहीं हुई थी। तो फिर उनकी मौत का राज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइल्स पब्लिक होने के बाद नेताजी के जीवन से जुड़ी कई अहम बातें सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस भारत के इतिहास के वो महानायक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में फिरंगियों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी मौत पर सस्पेंस कायम है, लेकिन पब्लिक डोमेन में आई टॉप सीक्रेट फाइल से कई अहम बातें सामने आई हैं। सार्वजनिक हुई फाइल्स के मुताबिक नेताजी की बेटी अनीता बोस को कांग्रेस की ओर से 1964 तक 6,000 रुपए सालाना पेंशन मिलती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद 1965 से ये पेंशन बंद कर दी गई। नेताजी की पत्नी एमिली ने किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया था। नेताजी के 1950 में देखे जाने की खबर सोवियत न्यूज एजेंसी तास और जर्मनी के कुछ अखबारों में छपी थी। मॉस्को के अखबार में छपे एक आर्टिकल में नेताजी को ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 का एजेंट बताया गया था। जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियों को लेकर भी भ्रम फैलाए जाने की बात सामने आई है। जापान ने इस बारे में भारतीय दूतावास को कहा था कि रेंकोजी मंदिर के चीफ प्रीस्ट के पॉपुलर होने के चक्कर में झूठ बोलने की भी आशंका है। नेताजी के डेथ सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठे थे। इस तरह फाइल्स सार्वजनिक होने के पहले दिन ही नेताजी से जुड़ी कई अहम बातें उजागर हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने आनंद शर्मा के बयान पर पलटवार किया है और पूछा है कि फाइल्स को सामने आने के बाद कांग्रेस डर क्यों रही है। प्रेस वार्ता रही है उनके वरिष्ठ नेता है आनंद शर्मा जी की, वो साफ दिखलाता है कि देश नेताजी की डिक्लासिफिकेशन से खुश है, मगर कांग्रेस कहीं ना कहीं परेशान है। तो चिट्ठी की बात करिए तो सोशल मीडिया में बहुत समय से दिख रहा है, और सत्य को सामने लाना कोई गुनाह तो है नहीं, सत्य तो बाहर आना चाहिए। बड़ा प्रश्न यही है कि कांग्रेस पार्टी क्यों घबरा रही है, कौन सी ऐसी बात है उनको लगता है कि बाहर निकलेगी तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो ठीक नहीं होगा। लखनऊ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अलीम को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 25 जनवरी तक की ट्रांजिट रिमांड पर यूपी एटीएस को सौंप दिया है। 25 जनवरी को फिर से अलीम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड के दौरान दिल्ली की स्पेशल सेल और एनआईए उससे पूछताछ करेगी। यूपी एटीएस और एनआईए की टीम ने अलीम को शुक्रवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। अलीम की मां ने उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं नाराज लोगों ने अलीम की दुकान पर तोड़फोड़ की है। आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, मगर इस कार्रवाई के पीछे का असली दिमाग अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का है।
जिसने भारतीय जांच एजेंसियों को समय समय पर सटीक जानकारी दी। एनआईए ने तोड़ा आईएसआईएस का नेटवर्क, सीआईए का सपोर्ट, एनआईए का स्ट्रोक, आतंकवादी गतिविधियों पर सीआईए की नजर। भारत से सीआईए ने शेयर की जानकारी, सीआईए की जानकारी पर सबसे बड़ी गिरफ्तारी। सीआईए के सपोर्ट से एनआईए भारत में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों पर शिकंजा कस रही है, उनकी धरपकड़ कर रही है। आईएसआईएस ने जो जानकारी भारत से शेयर की, उसका नतीजा है कि अब तक 2 दर्जन से ज्यादा आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके हैं और अन्य को दबोचने के लिए जगह जगह एनआईए की टीम रेड कर रही है। पिछले साल भी 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कई लोगों की काउंसलिंग कर छोड़ दिया गया, लेकिन नए साल में आतंकियों की करतूत ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। 26 जनवरी के चलते आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उनके मंसूबों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगी। इसी कड़ी में 14 जनवरी को रुड़की में 2 गांव से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जो आईएसआईएस के संपर्क में थे और आईएसआईएस ज्वाइन करने का प्लान कर रहे थे। 21 और 22 जनवरी को आईएसआईएस के खिलाफ अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई और एनआईए और देश की दूसरी जांच एजेंसियों ने देश भर से न करीब 2 दर्जन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि एक नए आतंकी संगठन जनूद उल खलीफाए हिंद नाम की आतंकी संगठन का भी भंडाफोड़ किया है। ये सभी संदिग्ध आतंकवादी किसी न किसी रूप से इस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ, किस तरह सीआईए ने एनआईए की मदद की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की मदद से सीआईए ने आईएसआईएस से जुड़ी तमाम जानकारी भारत से शेयर की है। सूत्रों के मुताबिक सीआईए की संदिग्ध कंप्यूटर्स, फोन्स के आईपी एड्रेस पर लगातार नजर बनी हुई है। हर गतिविधि का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। इनमें दर्जनों ऐसे एड्रेसेस हैं जिनका इस्तेमाल आईएसआईएस आतंकी करते हैं। इन्हीं में से एक एड्रेस का इस्तेमाल आईएस कमांडर शफी आर्मर यूसुफ अल हिंदी नाम से करता है। आर्मर हरिद्वार से गिरफ्तार अखलाक उर रहमान और कई और लोगों के संपर्क में था। इन पर एजेंसियां नजर रख रही थी। जनवरी महीने के मध्य में यूसुफ और अखलाक के बीच एक मैसेज एक्सचेंज हुई जिसमें कहा गया था 7 कलश रख दो। सुरक्षा एजेंसियों ने इसका अर्थ निकाला 7 जगहों पर बम रखो। सीआईए ने भारतीय जांच एजेंसियों को ये जानकारी दी। तुरंत ये जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दी गई। कुछ ही घंटों में संदिग्ध आतंकियों ने अपना ठिकाना रुड़की हरिद्वार कर लिया। सर्वे के बाद ये फिर से रुड़की चले गए। इसी बीच पूरे भारत में आईएसआईएस के मॉड्यूल्स पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। जांच एजेंसियों ने तुरंत दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद पुलिस और एंटी टेरर स्क्वाड से संपर्क किया। दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाए गए। ऑपरेशन की जानकारी पूरी तरह गुप्त रखी गई। सबसे पहले रुड़की, हरिद्वार मॉड्यूल पर कार्रवाई हुई, पर दूसरे मॉड्यूल्स पर एक एक कर कार्रवाई की गई। नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल्स की निगरानी स्पेशल सेल कर रहा था, जबकि दूसरे मॉड्यूल्स की जिम्मेदारी एनआईए ने संभाली। और इस तरह सीआईए की मदद से एनआईए ने देश में आईएसआईएस के नेटवर्क पर सबसे बड़ा प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कश्मीर घाटी में लश्कर तैयबा के 5 खतरनाक आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए। इन्हें हथियारों के साथ बारामूला के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आए ये 5 आतंकी खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सदस्य हैं और पिछले कई सालों से ये कश्मीर में आतंक फैला रहे थे। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भगौड़ा पुलिस वाला भी शामिल है। गिरफ्त में आए इन 5 आतंकियों में 2 आतंकियों को बारामूला के शोपियां से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आतंकियों को कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए सभी आतंकियों की पहचान हो गई है और इनके नाम हैं इशफाक अहमद सोफी उर्फ उमर, एजाज अहमद गोजरी उर्फ छोटा करीमुल्ला, भगौड़ा पुलिसकर्मी आकिब बशीर,
गाजी फयाज अहमद डार। गिरफ्तार हुए आतंकियों के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सगरामा से गिरफ्तार हुआ इशफाक अहमद सोफी उर्फ उमर नए लड़कों को ट्रेनिंग देने का काम करता था और लश्कर-ए-तैयबा के साथ हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल कराता था। सुरक्षा बलों ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें AK-47 राइफल और हथगोले भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अमित शाह फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। सेनापति की आज फिर होगी ताजपोशी। अमित शाह की आज निर्विरोध ताजपोशी। दोपहर 1:30 बजे हो जाएगा नाम का ऐलान। अमित शाह को आज फिर अगले 3 साल के लिए बीजेपी की कमान मिल जाएगी और इन 3 सालों के दौरान उनके ही नेतृत्व में पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से 2-2 हाथ करेगी। पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है और आज दोपहर 1 बजे तक अशोक रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पर नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। अगले आधे घंटे का वक्त यानी 1:30 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी और उसकी जांच के लिए रखा गया है। अगर किसी और ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरा तो 1:30 बजे ही अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। ये पहले ही तय हो गया है कि अमित शाह को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया जाए। वैसे भी दिल्ली और बिहार में मिली हार के बाद भी अमित शाह से पार्टी का भरोसा डिगा नहीं है और सबको भरोसा है कि अमित शाह ही वो शख्स हैं जो बीजेपी को और आगे ले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह के तौर पर मिले और उनके नेतृत्व में जहां भारतीय जनता पार्टी का विस्तार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वो मजबूत नहीं था, ऐसे केरल राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। अमित शाह की फिर से ताजपोशी की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी और इसी तैयारी की कड़ी में शनिवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को डिनर पर भी बुलाया था। अमित शाह के दूसरे कार्यकाल पर कोई सस्पेंस न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ ने पहले ही अपनी अपनी सहमति जता दी है और साफ कर दिया है कि असम, पश्चिम बंगाल और यूपी के चुनावी समर को जीतने के लिए अमित शाह ही सेनापति होंगे। अक्षय राय के साथ हिमांशु, ETV न्यूज, दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सिटी ब्यूटीफुल तैयार है। इस VVIP दौरे के लिए पूरे चंडीगढ़ को सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया है। आज का दिन यानी 24 जनवरी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, पूरे 51 साल बाद ये मौका आया है जब चंडीगढ़ में फ्रांस से एक खास मेहमान आने जा रहा है। वो मेहमान कोई और नहीं, खुद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद है। और तो और इस मेहमान की मेजबानी करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ आ रहे हैं। जब मेहमान और मेजबान दोनों खास हैं, तो सिटी ब्यूटीफुल की रौनक में 4 चांद लगा दिए गए हैं। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। यहाँ चप्पे चप्पे पर जवानों का कड़ा पहरा है। क्या आप
देख सकते हैं शहर में आज जगह जगह पर इस तरीके से पुलिस की तैनाती की जा रही है। पुलिस के साथ साथ जो जवानों की तैनाती भी है की गई है। अलग अलग जो सुरक्षा बलों की टुकड़ी हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। पूरे शहर भर में जिस जिस रूट से जो इन दोनों नेताओं का जो काफिला निकलेगा उस रूट पर सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है। लगभग चंडीगढ़ पुलिस के साथ एनएसजी, एसपीजी, अर्धसैनिक बल और पंजाब पुलिस की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। और जगह जगह पर आज जो है बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। पूरी संगीनता से जो जांच की जा रही है। इस दौरे का मकसद बेहद खास है। पीएम नरेंद्र मोदी और ओलांद की मौजूदगी में चंडीगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मार्ट शहर बनाने की नींव रखी जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के बीच अर्बन डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन हो सकता है। इतना ही नहीं, पीएम अपने विदेशी मेहमान को चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स और गवर्नमेंट आर्ट एंड म्यूजियम का दीदार भी कराएंगे। जाहिर तौर पर इस वीवीआईपी दौरे से सिटी ब्यूटीफुल की सूरत और सीरत दोनों में बड़ा बदलाव आ सकता है। खैर, अब सिटी ब्यूटीफुल को इंतजार है तो बस अपने खास मेहमान और मेजबान का। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। यूपी में सियासत चमकाने की जुगत में लगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बुंदेलखंड का दौरा किया और हर बार की तरह इस बार भी वही घिसा पिटा राग अलापा। किसानों पर राहुल की सियासत, बुंदेलखंड में किसानों से मिले, केंद्र पर पुराना आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लिहाजा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अभी से ही अपनी पार्टी की खोई हुई सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी बुंदेलखंड के महोबा में पदयात्रा कर किसानों से मिले और उनके दुख दर्द को सुना। 7वीं बार इस इलाके में आए राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला, लेकिन राग घिसा पिटा ही अलापा। मैं चाहता हूं कि मोदी जी यहां आके अपने आंखों से देखें कि बुंदेलखंड में क्या हो रहा है। सूखा पड़ा है, लोग भूखे हैं, पलायन हो रहा है। वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वो प्रगति की बात करते हैं, मगर यहाँ भी इन लोगों को मदद की जरूरत है। महोबा गए तो थे किसानों के दुख दर्द जानने समझने के लिए, लेकिन मौका देखकर हैदराबाद के रोहित वेमुला का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूके। हैदराबाद में जो हुआ और जो हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ हो रहा है, उसको आप इंटॉलरेंस कहिए, उसको आप एक सोच सबके ऊपर डालने की कोशिश कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं आप उसको कह सकते हैं। मगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, जो उनकी ऊर्जा है, जो उनकी सोचने का तरीका है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल के किसानी प्रेम पर बीजेपी ने आड़े हाथ लिया। बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांकें। राहुल गांधी अपने पापों का प्रायश्चित करें और जो सरकार गरीब और किसान के हित में काम कर रही है उसको बदनाम करने का काम ना करें, बल्कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएं। बुंदेलखंड में सूखे का मुद्दा कोई नया नहीं है, लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने आप को संवेदनशील दिखाने में लगी हुई है और एसपी बीजेपी पर निशाना साधने में जरा भी चूक नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रांची ने इतिहास रच दिया। पहाड़ी मंदिर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया। तिरंगा फहराते ही ग्लाइडर से फूलों की वर्षा होने लगी। मौके पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ हजारों लोग मौजूद रहे। जय हिंद। नेताजी की यह अमर लाइन एक बार फिर जहन में ताजा हो गई। राष्ट्रध्वज के साथ राष्ट्रगीत की धुन ने धमाल मचा दिया। संगीत सीधे दिल में उतरा और रगों में बहते खून ने रफ्तार पकड़ ली। 26 जनवरी में भले ही थोड़ी देर है, लेकिन इन तस्वीरों की झलक ने देश प्रेम को झकझोर दिया। हजारों आंखें इस इतिहास की गवाह बनी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर यहाँ नई इबारत लिखी गई। देश का ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर तिरंगा अब यहीं लहराता है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहाड़ी मंदिर पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उनके साथ रहे। पहाड़ी मंदिर पर फहराए जाने वाले तिरंगे का सीधा प्रसारण मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया, जहां मौजूद हजारों लोगों ने इस ऐतिहासिक पल का लुत्फ उठाया। समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। करीब 10,000 तो सिर्फ बच्चे ही शामिल हुए थे। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस समारोह का गवाह बनने कई प्रदेशों से लोग आए और सबके लिए प्रशासन की तरफ से तिरंगे की व्यवस्था की गई। राज्य के कई मंत्री, अधिकारी समेत समारोह में मौजूद सभी लोगों ने इस लम्हे को सदा के लिए खुद में समेट लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, रांची। सिडनी में टीम इंडिया ने इस साल की पहली जीत हासिल की और इस जीत के नायक बने मनीष पांडे, जिन्होंने भारत के लिए मैच विनिंग पारी खेली। ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। ये लम्हे खुशी के लम्हे हैं। ये पल जीत लाए हैं। ये जीत 4 हार के बाद आई है। जी हां, इन तस्वीरों को आंखों में समा लीजिए, संजो लीजिए, क्योंकि ये टीम इंडिया की जीत के पल हैं। ये जश्न मनाने के पल हैं। ये इस साल की पहली जीत है और टीम इंडिया ने अपने फैंस को ये सौगात बड़े दिनों के बाद दी है। सिडनी के मैदान पर मेजबान ने भारत के सामने 331 रन का बड़ा लक्ष्य रखा और टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इस पहाड़ को भी बौना साबित कर दिया। भारत की इस जीत में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपने बल्ले का दम दिखाया, लेकिन वो 99 पर आउट होकर शतक जमाने से चूक गए। इसके साथ ही शिखर के बल्ले से एक बार फिर अर्धशतक निकला। सिडनी में भारतीय टीम ने 331 रन के आंकड़े को छू लिया और भारत को मिली इस दौरे पर पहली जीत। ये जीत हासिल कर टीम इंडिया ने न सिर्फ अपनी नंबर 2 की रैंकिंग बचाई है, बल्कि सिडनी में साल की पहली जीत भी भारत की झोली में आई है। प्रदीप सहगल, ईटीवी स्पोर्ट्स। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बारी है तिरछी नजर की। नमस्कार।